नमस्कार, खास मुलाकात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर रवि कुमार शर्मा और आज हमारे खास मेहमान हैं जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ के कुलपति प्रोफेसर शिव सिंह सारंग देवोत। प्रोफेसर सारंग देवोत आदिवासी इलाके में उच्च शिक्षा के महायज्ञ में पिछले 4 दशकों से अपनी आहुतियां प्रदान कर रहे हैं, या यूँ कहें कि अपने जीवन के ये चारों स्वर्णिम दशक उन्होंने इस इलाके में उच्च शिक्षा की बेहतरी के लिए समर्पित किए हैं। आज उनसे बात करेंगे उनके जीवन सफ़र के बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में और उनके विज़न के बारे में कि किस तरीके से वो आने वाले दिनों में उच्च शिक्षा को किस लेवल पर और किस तरीके से देखना चाहते हैं। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले शुरुआत यहीं से करेंगे कि आदिवासी ये इलाका है और आपने उच्च शिक्षा को चुना। कैसे आपका इस तरफ आगमन हुआ, कैसे आपने शुरुआत करी और उच्च शिक्षा को अपनी प्राथमिकता बनाने के पीछे क्या मकसद था? देखिए, सर्वप्रथम मेरा छोटा सा परिचय दे देता हूँ कि मैं प्रोफेसर कर्नल मानद शिव सिंह सारंग देवोत, कुलपति JRN राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय उदयपुर। आपने ठीक प्रश्न किया है कि एक शिक्षक के क्षेत्र में और विशेष रूप से इस दक्षिणी राजस्थान के आदिवासी अंचल में किस तरह से शिक्षा के प्रति मेरा रुझान बढ़ा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं स्वयं एक यहाँ से 40 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव से निकला हुआ हूँ। और जब हम गांव पढ़ते थे तो उस समय एक अलग ज़माना था। रोड नहीं थी, लाइट नहीं थी, कुछ साधन सुविधा नहीं थी, लेकिन उस समय भी हमें कभी ऐसा नहीं लगा कि हम कभी अभाव में हैं। मेरे पिताश्री हमेशा शिक्षा के बारे में, माताश्री हमेशा शिक्षा के बारे में बहुत ही मोटिवेट करती है और वो हमेशा ये कहती है कि आपको बाहर जाना पढ़ने के लिए, अच्छी पढ़ाई करनी है, गांव की विकास की बात भी करनी है। और सबसे बड़ी बात है कि जो एक मानवता के प्रति जो संवेदनशीलता है, ये पाठ मेरे अपने माता पिता से, मेरे परिवार से सीखा। और जब मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर, उस समय हम केवल PG के माध्यम से, पोस्ट ग्रेजुएट के माध्यम से डायरेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट के आधार पर सिलेक्शन हुआ करता था। तो मेरा 1987 में यहाँ सिलेक्शन हो गया था। इससे पहले 1 साल में पंडित उदय जैन कानोड़ में भी मैंने 7-8 महीने सर्विसेज कॉलेज में दी थी। तो ये जब हम पढ़ते उस समय भी हमारे राजस्थान विद्यापीठ के बारे में बहुत सुनते थे। उस समय राजस्थान विद्यापीठ के नाम से ही जाना जाता था। बाद में 2004 में हमारे जनू भाई को उनकी देहावसान के बाद उनके नाम से जनार्दन नागर पंडित का उनका नाम दिया गया। तो जब ये एक हर व्यक्ति की इच्छा होती है और जानना भी चाहिए कि हम किसी ऑर्गेनाइजेशन जा रहे हैं तो उसकी क्या है, उसकी विज़न मिशन क्या है। तो मैंने जब यहाँ की वैकेंसी निकली तो उसमें पढ़ा था मैंने। तो जनू भाई हमारे क्या है कि बड़े उन्होंने काशी जो अभी BHU से वहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी और वहाँ से वो सीख के आए थे कि हमें एक किस तरह से जो समाज में अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति है, जिसको हम डाउन ट्रॉडन बोलते हैं, वीकर सेक्शन बोलते हैं, उनको मेन पंक्ति में लाना, आगे लाना बहुत ज़रूरी है। और आप देखिए कि तत्कालीन महाराणा में उनको पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया। और जब पढ़ के उनके नाना जी महाराणा के वहाँ थे, दीवान टाइप थे, तो उन्होंने पूछा था कि भाई साहब हमारा ये बच्चा पढ़ के आ गया है तो ये आगे कुछ करना चाहता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, यहाँ हम आपको उनको नौकरी दे देते। तो पंडित नागर साहब ने बहुत ही जोर शब्दों से मना किया कि ज़रूर माफ़ करें, लेकिन मेरा उद्देश्य केवल आपके यहाँ सेवा चाकरी करने का नहीं है। मेरी सेवा चाकरी रहेगी यहाँ की जो उदयपुर का जो आदिवासी अंचल है, इसमें मैं शिक्षा के माध्यम से एक दीपक अलग जगाना चाहता हूँ। और उसके लिए मुझे आप साधन सुविधा और कुछ ज़मीन बख्शाएं। और उन्हीं की इच्छानुसार सलेट ग्राउंड में कुछ ज़मीन दी थी उस समय पढ़ाई लिखाई के लिए। और देखिए आपकी एक हिंदी प्रचार प्रसार के माध्यम से उन्होंने शुरू किया छोटा सा, और 3 रुपये के एक मामूली बजट था। 5 लोग उनके और साथ में साथी लोग थे, लेकिन प्रमुख कर्ता वही थे। और उन्होंने उस संस्था को, एक छोटा सा बीज को, आज देखें कि करीब 11,500 विद्यार्थी हैं और 100 से ज़्यादा कोर्सेज हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, डिप्लोमा हैं। हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत कहें तो हम कह सकते हैं कि एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच का जो विश्वविद्यालय, जिसके लिए बेसिक आवश्यकता है कि अनेक विषय वहाँ होने चाहिए,
क्योंकि आज ज़माना केवल एक ही विषय के साथ दूसरे विषय पढ़ें, चॉइस होनी चाहिए बच्चों की, वो सभी चीज़ें हमारे पास हैं। तो मुझे निश्चित रूप से मनीष जी पंडित नागर साहब के जो ध्येय था, जो उनका मिशन था, और जिस तरह से वो, क्यों मुझे उनके साथ 10 साल का काम करने का अवसर मिला। उनका उस समय यही भी था कि वो एक क्षेत्र से यहाँ लोगों को नहीं लेते थे, अलग अलग, कहीं यूपी से हैं, बाहर अलग अलग स्टेट से लोगों को लेते थे। उनका पीछे ये था कि ये डाइवर्सिटी में जो लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे तो हर एक का अपना जो विज़न होता है, हर एक के अलग अलग क्षेत्र के अनुसार अपने विचार होते हैं, वो हमारे मेवाड़ में आने चाहिए। तो मुझे उन्हीं के आधार पे कुछ शिक्षा के क्षेत्र में आने का और कुछ करने का अवसर मिला। आपने बताया कि आपने यहाँ से अपने कैरियर की शुरुआत करी और आज आप यहाँ के सर्वोच्च पद पर आसीन हैं कुलपति के बतौर। तो वो जो चीज़ें जब आपने शुरुआत करी और आज इस जगह पे हैं, तो क्या कुछ ऐसी चीज़ें आप महसूस करते हैं जो आपने यहाँ पर नई शुरुआत दी, यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए कुछ ऐसी चीज़ें शुरू करी जो एक कुलपति के बतौर आपका बहुत खास विज़न उसको मान सकें? जब मैंने 2012 में कुलपति के रूप में कार्यभार संभाला था, तो उसमें हमारे नियमित छात्र थे वो 2148 बच्चे थे। तो देखिए आपकी कि मुझे लगता है मैं इसमें इस फिलोसफी में बिलीव करता हूँ कि जनू भाई की आत्मा, उन्होंने बड़ी मुश्किल से इस संस्था को बनाया। तो उनकी आत्मा, उनका जो आशीर्वाद मेरे साथ था और मुझे वो रास्ता बताते रहे कि भाई आपको, मुझे लगा सबसे पहले तो मुझे जो भी रूल्स रेगुलेशन के उससे हिसाब से चलना चाहिए। और साथ में हमने जो एक प्रोग्रेस नेचर होती हैं, जो हमारे उसमें केवल 5 कोर्सेज थे, उसमें केवल कॉमर्स का बीकॉम था और बीए था और साहित्य संस्थान की और एमएसडब्ल्यू 3-4 ऐसे और एक एजुकेशन था। बाकी सभी कोर्सेज हमारे मान्यता प्राप्त नहीं थे। तो सबसे पहले मैंने कोर्सेज भी साथ में हम इंट्रोड्यूस करते रहे और जो कोर्सेज की हमारी काउंसिल की मान्यता नहीं थी उनको भी हमने पूरा पुरजोर कोशिश करके हमने कन्विंस किया कि नहीं साहब ये चीज़ें हो गई थी लेकिन आज हम उसको ठीक करना चाहते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे कि हमने एक साथ करीब 69 कोर्सेज को एक साथ यूजीसी से मान्यता प्राप्त करी और जो भी चीज़ें थी, आज हमारे पूरे विद्यापीठ में 11,000 प्लस बच्चे हैं, लेकिन सभी कोर्सेज हमारी मान्यता प्राप्त हैं, जो यूजीसी से मान्यता प्राप्त हैं और साथ ही जो रिलेवेंट जो स्टेटरी बॉडी हैं, काउंसिल्स हैं, उनसे भी मान्यता प्राप्त हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम रूल्स रेगुलेशन में आते हैं तो हमें उसमें मुझे अच्छा लगता है उसमें हमें कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ते हैं। ये भी एक अपराध है कि अगर आप अच्छी क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे रहे हो तो हमारे समाज के प्रति हम जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। तो हमारा पूरा प्रयास रहा कि मुझे करीब 1 जून 2026 को 14 साल पूरे हो जाएंगे एज ए कुलपति। तो इसमें बहुत से चैलेंजेस देखे, बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरा सवाल भी यही था कि दरअसल एक शिखर पर जब कोई व्यक्ति पहुंचता है तो बड़ा अच्छा महसूस होता है, लेकिन उस शिखर पुरुष बनने का जो पथ है वो बड़ा दुर्गम होता है। तो वो दुर्गमताएं जो हैं, वो कठिनाइयां जो हैं, वो समस्याएं जो हैं, वो भी आपने काफ़ी फेस करी होंगी, चूँकि आप तीसरा टर्म पूरा करने जा रहे हैं। तो वो समस्याएं जो हैं वो कैसी रहीं? आपने कुछ तो बताई हैं, लेकिन लोगों की जो अपेक्षाएं हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। देखिए, हमारे जनू भाई की संस्थान के जनू भाई बड़े विजनरी थे और वो अच्छे अच्छे लोगों को बुलाते थे, विद्वानों को बड़ा सम्मान करते थे, भारतीय ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाते थे, जो हमारी आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति का भी बहुत बड़ा एक घटक है कि भाई किस तरह से हमारी जो प्राचीन सभ्यता संस्कृति को आगे बढ़ाएं और ट्रांसफॉर्म करें आने वाली पीढ़ी में। तो जनू भाई का जो सपना था और जो लेगेसी वो छोड़ के गए, मुझे कहने में थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन वैसे हमने कुछ गड़बड़ कर दी और उनकी जो साख है उस पर कुछ बट्टा लगा था। तो सबसे पहले मुझे कहीं भी जाते तो हमारे बहुत ही लोग फोरे में लेते थे कि अरे आपके तो वहाँ ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो वो जो अटैक होते थे, चाहे यूजीसी की बात करें, चाहे हम एआईसीटी की बात करें या किसी भी काउंसिल की बात करें, हर काउंसिल में डेक वगैरह सब ये होता था कि नहीं आप लोगों ने ठीक नहीं किया, वो नहीं किया। तो वो जो एक उसमें लगता था कि वास्तव हमने बहुत बड़ी गलतियां कर दी, उनको कैसे सुधारें। तो कभी भी लगता था कि इसका एंड क्या होगा पता नहीं लगता, लेकिन मुझे लगा कि जब आपका नियत नीति और एक सब चीज़ें साफ होती हैं, आपका माइंड सेट होता है कि नहीं हमें सुधार करके एक अच्छे रास्ते पे चलना है। तो ये जितने भी संकट आए थे वो से ऐसे थे कि साहब अब तो ये चीज़ें हो ही नहीं सकती हैं,
लेकिन समय के साथ रूल्स बदले, समय के साथ चीज़ें बदली, समय के साथ हमारे जो भाव बदले और प्रकृति हमें सहयोग किया, तो उससे क्या हुआ कि हम एक अच्छी डायरेक्शन में इस संस्थान का एक जो परसेप्शन था थोड़ा बीच में गड़बड़ हो गया था, उसको पुनर्स्थापित कर पाए। और जनू भाई ने जिन मूल्यों को लेकर आगे बढ़े थे, वो मूल्य वही हैं कि हमारी संस्कृति का संरक्षण करना, हमारी जो लेगेसी है, हमारी विरासत को कैसे बचाएं, ये सब चीज़ें हम करते। आज हमारा देखिए कि आसपास के करीब 10 गांव में हमारे खुद के गांव मतलब हमारा सेटअप है, वहाँ हम उन गाँव में हम करते हैं कि किस तरह से महिलाओं को एम्पावर्ड किया जाए, कैसे हमारी जो सरकारी योजना है उनको पॉपुलराइज की जाए, कैसे हम उनकी जो लोगों ने पढ़े लिखे छोड़ दी उनको वापस महिलाओं को पढ़ाएं, वहाँ पे किस तरह से हम जो सेमी स्किल और स्किल्ड प्रोग्राम शुरू करके उनको स्किल्ड करें और उनको 2 पैसे की इनकम हो, उनका ये खोया हुआ क्योंकि पैसा बहुत कुछ होता है, सब कुछ नहीं होता, बहुत कुछ होता है। जब पैसा गांव में अभाव होते हैं तो पढ़ नहीं पाते बच्चे। तो आज हम चाहे साकरोदा की बात करें, हम हमारे कानपुर की बात करें, बेदला की बात करें, नाई की बात करें, टीडी जौनमें आदिवासी, सभी तरह से हमारे जनूबे का बड़ा एक विजनरी अप्रोच था। आप देखिए कि आज बड़ी बड़ी विश्वविद्यालयों में करीब 10-15 साल से गांव गोद लेते हैं। हमारे तो 1937 से ही ये सब चीज़ें शुरू हुई थी। तो हमारी एक इस विश्वविद्यालय कल्चर अलग है पूरा, कि हम जब तक हम सामाजिक सरोकार नहीं रखेंगे, समाज में घुस के समाज की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको फाइंड आउट नहीं करेंगे, तो कहीं हम अधूरी शिक्षा की ओर जा रहे हैं। बिल्कुल सर, आपसे आदिवासी इलाके में जो उच्च शिक्षा की बेहतरी के लिए आपका विज़न है उसके बारे में भी मैं सवाल करूंगा, लेकिन अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार प्रोफेसर सारंग देवुत से चर्चाओं का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ के कुलपति प्रोफेसर शिव सिंह सारंग देवुत से। सर, ब्रेक से पहले हमने आपसे ये बात करी थी कि आदिवासी इलाका जो है, सरकारों के लेवल पर कई सारे और भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो हायर एजुकेशन के लिए सेक्टर में काम कर रहे हैं, लेकिन आपका इतना लंबा अनुभव है, जिस तरह की लेगेसी की आप जो बात कर रहे थे, तो अभी भी किस तरह की प्रॉब्लम्स आप अभी भी फील करते हैं कि इस आदिवासी इलाके में उन चीज़ों का होना और ज़रूरी है जो शायद अब तक हम लोग अचीव नहीं कर पाए हैं? देखिए, बेसिक चीज़ तो मुझे लगता है कि जो हम बिल्कुल 1 to 1 आदिवासी में जाके बातचीत करते हैं, टीडी जावरमैंस, ये पूरा एरिया सलुम्बर और जाडोल सब क्षेत्र हमारे सेंटर हैं, अभी भी उनको जो एक क्वालिटी भोजन और क्वालिटी एजुकेशन की दोनों की कमी है। अभी भी उनको बहुत सी अवेयरनेस की ज़रूरतें हैं कि स्वास्थ्य क्या होता है, आप इस जीवन में आए हैं उसे शिक्षा क्या क्या मायना है। सरकार की अच्छी अच्छी योजनाएं, सरकार बहुत कुछ कर रही है, लेकिन धरातल पे अभी बहुत कुछ करना बाकी है। और ऐसे में किसी सरकार के भरोसे या किसी एनजीओ के भरोसे नहीं चल सकता है। हम समाज के सभी वर्ग इसमें आगे आए और विशेष रूप से जो शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग हैं, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, उन लोगों को आगे आके उनका जो एक माइंडसेट है कि भाई हम बहुत सी इनकी परंपरा ऐसी हैं कि जो चाहे उसे बाहर निकलना नहीं चाहते हैं, उससे भी उनको बाहर लाना पड़ेगा, उनको जागरूक करना होगा और सबसे बड़ा उनको एडुकेट करना पड़ेगा कि भाई आप जीवन में आए हो तो बहुत कुछ करना चाहिए, और वो शिक्षा ऐसा माध्यम है, शिक्षा के माध्यम से उनको हम बाहर ला सकते हैं। सर, कई सारे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, अच्छा खासा फंड उनके पास में होता है। आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी की कैटेगरी में आती है, एक सीमित संसाधन आपके पास में होते होंगे, उस सब के बावजूद आप जिस तरीके का काम कर पा रहे हैं, हम लोग देखते हैं कई सारी इंटरनेशनल नेशनल कॉन्फ्रेंसेज और ऐसे कई सारे आयोजन जो हैं वो आपकी यूनिवर्सिटी के बैनर तले होते हैं, तो उन सब के पीछे क्या ध्येय रहता है आपका? देखिए, हमारा जो ये भारतवर्ष है और ये मेवाड़ क्षेत्र है, हम परंपराओं का बहुत मानते हैं, हमारी विरासत है उनको हम बहुत मानते हैं। और सबसे बड़ी बात है, हमारे जो विश्वविद्यालय बना है 1987 में, 37 के बाद ठीक 50 वर्ष बाद बना, तो यूजीसी ने हमारे इनोवेटिव वर्क हैं, आप देखें कि बाकी सब चीज़ें तो अपनी जगह होती रहती हैं, लेकिन हम थोड़े से दूसरे विश्वविद्यालय से हट के हैं।
आप देखें कि आज हम कम से कम हमें कहीं कहीं से भी कोई 2010-11 के बाद हमारे कुछ जो यहाँ के टीचर्स थे वो भी समायोजन में चले गए, तो 2011 के बाद हमें एक पैसा पेनी कहीं से नहीं मिल रहा है। लेकिन चूंकि जनू भाई का सपना था और जनू भाई का उद्देश्य था, देख हर संस्था का अपना विजन, मिशन और उद्देश्य होता है, और यदि वो संस्थान उस उद्देश्य से भटक जाता है, निश्चित रूप से हम 21 सदी में रह रहे हैं, आज तकनीकी का युग है, तकनीकों को अपनाना है, लेकिन हमारी जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो समाज के प्रति हमारा दायित्व है उसको भी समझना है। तो आप देखें कि हम सालाना कम से कम 5 करोड़ से ज़्यादा खर्चा हम केवल इस पूरे सराउंडिंग जो हमारे विलेजेस हैं और किस तरह से ग्रामीण को हम मोटिवेट करें, किस तरह महिलाओं को सशक्त करें। आज हमारा जो SHG ग्रुप है करीब 5000 महिलाएं हैं, उनको हम हैंडल कर रहे हैं, उनको हम मोटिवेट कर रहे हैं, उनको हम मेन स्ट्रीम लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जीवन में देखिए कि अगर किसी संस्थान को, और विशेष रूप से प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो, सभी का मोटो क्या होता है, पैसा कमाना होता है, लेकिन आज हम 5 करोड़ से प्लस ज़्यादा इस पर खर्च कर रहे हैं, जबकि एक पैसा कहीं से नहीं आ रहा है। तो इसका ये है कि हम आज जनू भाई को मेरे ख्याल से 97 में वो देवलोक हो गए थे, उसके बाद करीब 28-30 साल हो गए, लेकिन उनके जो उद्देश्य हैं, उनके जो सपने हैं वो हमें पूरा करना। तो उनका सपना यही है कि आप गाँवों को साथ में लेकर चलो। भारत एक कृषि प्रधान देश है, भारत की जो आत्मा वो गाँवों में बसी हुई है। तो जब तक हम उनसे रूबरू नहीं होंगे, उनकी भावना नहीं समझेंगे, उनके लिए कुछ नहीं करेंगे, तो हम इसका मतलब कुछ नहीं कर रहे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर देश भर में बड़ी चर्चाएं हैं। काफ़ी वर्ष जो हैं वो इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 जो आई थी उसको आए हुए हो गए। कई इंस्टीट्यूशन शायद लागू भी नहीं कर पाए हैं या उस पॉलिसी के जो बिंदु हैं उनको फॉलो नहीं कर पाए हैं। आपकी यूनिवर्सिटी को आप कहाँ देखते हैं? आपने किस तरीके से इस पॉलिसी को फॉलो किया है और उसके जो सजेशंस थे उनको आपने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी है? ये NEP 2020 का जो बहुत ही एक अच्छा अद्भुत ड्राफ्ट तैयार हुआ, ये तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 1968, उसके बाद आपका 86 और ये इसकी जो खास बात ये रही इस शिक्षा नीति की कि पहले हालांकि राइट टू एजुकेशन ये सब चीज़ें थी कि 14 साल के बच्चों को तक शिक्षा होनी चाहिए, अलग अलग समय की अलग अलग सब चीज़ें रही, लेकिन खास बात रही कि जिस तरह से जो शिक्षा का जो एक्सेस होना चाहिए, एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, ये 5 एलिमेंट्स हैं। ये 5 एलिमेंट्स पहले वाली शिक्षा नीति में गायब थे, और भारत के परिप्रेक्ष्य पे देखना चाहते जब तक ये 5 एलिमेंट एक साथ किसी शिक्षा नीति में नहीं है तो हम जिन उद्देश्यों की शिक्षा की बात कर रहे हैं वो पूरा नहीं कर पाएंगे। तो ये 5, और दूसरी बात ये है कि ये सरकार ने करीब 2014 से लेकर 2019 तक इस पे बहुत ही बारीकी से इस पे डिबेट करी। गांव के वहाँ छोटे स्तर तक के कुछ सजेशंस मंगवाए, करीब 6 लाख समथिंग से ज़्यादा सजेशंस आए थे, सबका इन्वॉल्वमेंट था। तो मैं स्वयं इसमें बड़ा कीन था और हमने भी बहुत से सजेशंस भेजे थे। आप देखें कि मुझे इसमें जब मैं इससे जुड़ा हुआ था तो मुझे लगा कि ये बहुत पहले, हालांकि ये 16, 17, 18 में लग रहा था आ जाएगी, करते करते लास्ट में ये 20 में हुई, फिर कोविड आ गया था तो हमें थोड़ा और गैप मिल गया था, तो हम थोड़ा मेंटली प्रिपेयर हो गए कि इस चीज़ को कैसे लागू करेंगे। अब देखिए कि मेरे ख्याल से राजस्थान में जिन लोगों ने पहली बार इस शिक्षा नीति को एडॉप्ट किया उसमें राजस्थान विद्यापीठ पहले अग्रसर है, और हमने करीब 21-22 में इसको लागू कर दिया, 22-23 से पूरा फुली इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। अभी भी हमें समय के साथ कुछ चीज़ें चेंजेस रहती हम करते रहते हैं, लेकिन आज की डेट में राजस्थान विद्यापीठ में पूरा 100% ये इसको हम इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। और इसके जो परिणाम हैं इसमें देखिए कि अभी हमारे क्या हो रहा है कि भारतवर्ष में जो 12th बच्चा है वो पास आउट होने के बाद 8, 9 या 10% से ज़्यादा को जॉब नहीं मिल पाती हैं, क्योंकि इसमें जो कुछ स्किल होते हैं वो जॉब मिल जाती है, बाकी सभी ऐसे रहते हैं, बेरोजगार रहते हैं और पढ़ाई छोड़ देते हैं। ये बात साउथ कोरिया की बात करें, जापान की बात करें, तो वहाँ 10वीं के पास 90% बच्चों को जॉब मिल जाती है। तो हायर एजुकेशन में प्रेशर कम रहता है, जो आगे कुछ करना चाहते हैं वही। हमारे क्या है कि हम जस्ट पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं। अब इस शिक्षा नीति को अगर पूरी
मनोभाव के साथ और आत्मीयता के साथ स्वीकार करके इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप देखें 2040 के बाद हमारा ये क्या हो जाएगा कि 12वीं पास वाला बच्चा है वो करीब 70% तक की जॉब लग जाएगी और हायर एजुकेशन में जाने के बाद जो स्किल बहुत ही निष्णात होंगे वो आगे बढ़ेंगे और वो रिसर्च में बहुत बड़ा काम कर पाएंगे। तो इसके जो परिणाम हैं वो हमें 2040 और 45 के बाद देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें अभी भी दुर्भाग्य से जिस तरह से इसको लागू करना चाहिए लोग कर नहीं पा रहे हैं। बहुत से लोगों को इसको एक बहाना भी है कि साथ साधन संसाधन बहुत चाहिए, जो हमारे पास बेसिक आवश्यकताएं पूरी करने की चीज़ें नहीं तो हम कैसे लागू करें। बहुत सही इसमें एक राजनीतिक कारण भी इसमें होते हैं क्योंकि केंद्र और राज्य सरकारें भी थोड़ी भिन्न भिन्न होती हैं तो वहाँ भी ऐसी प्रॉब्लम होती हैं। लेकिन मेरा व्यक्तिगत ये सोचना है कि हमें इन सभी बातों को पीछे रख के अगर कोई हमारे राष्ट्र के हित में, क्योंकि देखिए कि अगर किसी राष्ट्र को तहस नहस करना है तो उसकी शिक्षा नीति को तहस नहस कर दो, शिक्षा को तहस नहस करो, अपने आप खत्म हो जाएगा, बिना युद्ध ही खत्म हो जाएगा। तो जब हमारा ये एक अच्छा डॉक्यूमेंट है, अच्छी तहरीक, भारत में तो ऐसा हुआ भी है दर्जनों बार जब आक्रांताओं ने ऐसा करने की कोशिश करी तो हमारा क्या है कि मतलब क्या कहते हैं नहीं कि शस्त्र के अभाव में हमें शास्त्र का ज्ञान नहीं होने के शस्त्र में भी हार गए। तो बहुत सी बार क्या है कि शास्त्र और शस्त्र दोनों का ज्ञान होना भी बहुत ज़रूरी है। आप सही फरमाया आपने। तो ये मुझे लगता है कि एक अच्छा डॉक्यूमेंट है और इसके अच्छे परिणाम भविष्य में आएंगे। लेकिन सर आपको ऐसा नहीं लगता कि आदिवासी इलाके में, और सिर्फ आदिवासी इलाका नहीं बल्कि उच्च शिक्षा में ड्रॉप आउट्स की समस्या जो है, पहले हम लोग प्राइमरी एजुकेशन में इन सब चीज़ों पे चर्चा करते थे लेकिन अब हायर एजुकेशन में भी ऐसा हो रहा है। तो आप एक इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी रन कर रहे हैं, आपको क्या लगता है क्या बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं कि बच्चे फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया और उसके बाद में वो छोड़ जा रहे हैं? एजुकेशन का लेवल नहीं है या फिर संसाधनों की कमी है या फिर उनकी जो समझ है वो उतनी डेवलप नहीं हो पाई है कि हायर एजुकेशन को किस सेंस में समझें? देखिए इस पॉइंट पे इस डॉक्यूमेंट में, मेरा डॉक्यूमेंट मतलब NEP 2020 में एक हमें टारगेट दिया गया है कि 2035 तक हायर एजुकेशन का जो ग्रोस एनरोलमेंट रेशो है वो 50% होना चाहिए। अभी 28 समथिंग चल रहा है और स्कूल का 100% करना। तो अब देखिए ये हमारे पूरे एक संकल्प है, ये हमारे टीचर के लिए, अभिभावक के लिए, देश के सामने एक संकल्प है जो इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने दिया है कि भाई आपको कैसे करके आपको 28% है तो 28 का मतलब है कि आपको अभी 22% आपको अपना एनरोलमेंट बढ़ाना है। एक छोटा सा एग्जाम मैंने आपको बताया कि शिक्षा नीति 20 में लागू हुई लेकिन हम 2012 से एक टारगेट लेके चले थे जाने अनजाने में कि 2148 से आज हम 11,500 बच्चे लाए, 11,000 समथिंग लाए। तो हमने क्या है कि एनरोलमेंट बढ़ाते गए और हम हर साल हमारा रहता है कि साहब अब यूँ देखा जाए तो 2% 3% बढ़ाएंगे तो आपका 50% से पहुंच जाएंगे नेक्स्ट 7-8 साल में। तो हर साल आपको ये होना चाहिए कि सर हमारे इस साल अब 1,000 बच्चे हैं तो हमें अगले साल हमें कम से कम 1150 करने हैं। तो ये टारगेट लेके चलेंगे तो उसमें क्या होगा कि हमारा चाहते नहीं चाहते हुए जो बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे हैं, आप बता रहे हैं जो आदिवासी बच्चे नहीं आ रहे तो हम उसमें उनके दौर तक जाएंगे। ये एक समस्या क्या है कि सर समस्या ऐसा है कि बच्चे को नौकरी करने की पैसे खाने पीने को नहीं, तो हम उसको कुछ सहायता करें। तो ये चीज़ हम करते हैं। हमारे यहाँ विद्यापीठ का जो ड्रॉप आउट रेशो बहुत ही नहीं के बराबर है। उसका ये कारण है कि देखिए कोई बच्चा जैसे बहुत सी बार आते हैं साल के, हम आप देखें कि ये ताजुब करेंगे आप 500+ बच्चों को हम फ्री शिफ्ट करते हैं। किसको हम 50% करते हैं, किसको 60% करते हैं, 20% करते हैं, 30% करते हैं। बच्चा के सामने अगर फीस आप कम नहीं करेंगे तो मैं छोड़ दूंगा, नहीं पढ़ सकता हूँ। हम थोड़ा सा उससे बातचीत से देख लेते हैं वास्तव में वो जेन्युइन केस है। हम एक कमेटी बैठा के उसका 30%, 40%, 60%, बहुत से को टोटली फ्री शिफ्ट भी करते हैं। तो ये जो अप्रोच है हम ध्यान में रखेंगे तो मेरे ख्याल से दोनों समस्याएं हल होगी। एक तो हम देश के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं क्योंकि देश का टारगेट है 50% हमारा ग्रोस एनरोलमेंट रेशो होना चाहिए 2035 तक, वो भी पूरा कर रहे हैं। और दूसरा जो हमारे भाई ऐसे हैं जो पढ़ नहीं पा रहे हैं उनको भी हम कुछ सहायता के लिए सोच रहे हैं। उच्च शिक्षा तो एक ऐसा महासमंदर है जिसमें हम सवालों के कितने ही गोते लगाएं लेकिन उसकी था लेना शायद संभव नहीं होगा। लेकिन इतने अच्छे आपने हमारे साथ विचार साझा किए, अपना विजन साझा किया। आप
खास मुलाकात कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका धन्यवाद। तो ये हैं प्रोफेसर शिव सिंह सारंग देवोत, जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ के कुलपति, जिन्होंने अपने जीवन सफ़र के बारे में बताया और साथ में आने वाले दिनों में उनके क्या विज़न है और ख़ासकर इस आदिवासी अंचल में कैसे उच्च शिक्षा को सर्वोच्च शिखर पर ले जाया जा सके, कैसे इस इलाके की बहबूदी को बढ़ाया जा सके और कैसे वो बालक जिसमें कुव्वत है आगे आने की, उच्च शिक्षा ग्रहण करने की और ऊंचाई तक जाने की, उसे कैसे मजबूती और उसे सहयोग दिया जा सके, इन तमाम चीज़ों पर आपने हमारे साथ में बातचीत करी। खास मुलाकात में आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में फिर किसी शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त। नमस्कार।